हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसको कंप्लीट कर लेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक में बहुत कुछ किया है। तो जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने कर लिया था कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। 4 होती हैं: अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी और रेलेवेंस एंड कंपैरेटिबिलिटी। ठीक है, और कुछ बेसिक टर्म मैंने आपको करवा दी थी जैसे सेल, परचेज, ठीक है, और एंटिटी, ये कुछ करवा दी थी। और जो बाकी हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे और जो जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम क्लास में पूरे कर लेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आइए, पहली जो हमारी बेसिक टर्म है आज की वो है एसेट्स। बैलेंस शीट में हम बात कर रहे थे पिछले 2 लेक्चर्स में कि वन साइड एसेट्स आएंगी, एक साइड लायबिलिटी आएंगे। तो एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता रहे ऑफ एन एंटरप्राइज। अब मान लिया किसी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में ट्रक्स हैं, तो जब वो ट्रक्स गुड्स को डिलीवर करेंगे तो वो आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों 2 टाइप की होती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटी या करंट एसेट, और दूसरी होती है नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटी। इसका मैं पूरा चार्ट करवा दूंगा आपको। तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है डेट या ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऋण या ऑब्लिगेशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। जो आपको फ्यूचर में पे करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपकी क्या हो जाएंगी? लायबिलिटी। ये भी 2 तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। नेक्स्ट अपनी टर्म है गुड्स। गुड्स प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग बाय या सेल। कोई भी बिजनेस यूनिट जिस भी प्रोडक्ट में बाय या सेल करती है वो उसके लिए क्या हो जाएगी? गुड्स। ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। ये क्या कर रहा है? अगर मान लिया कोई डीलर है, वो सेल या परचेज कर रहा है, फर्नीचर में कर रहा है मान लिया, ठीक है, तो उसके लिए वो गुड्स हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी कंपनी है जो बाय या सेल नहीं कर रही, ठीक है, तो उसके लिए वो एसेट हो जाएगी, उसके लिए वो उसका इकोनॉमिक रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, अगर मान लिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डील करता है उसी में, मान लिया फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर बेच दिया, या फिर मान लिया मोटर व्हीकल ले ली, मोटर व्हीकल बेच दी, तो वो उसके लिए गुड्स हो जाएंगी। लेकिन जिस भी कंपनी का काम अलग है और वो फिर मोटर खरीद रही है या फिर फर्नीचर खरीद रहा है, तो वो उसकी एसेट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि आर नोट पे। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है विड्रॉल ऑफ मनी या गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज पे हाईलाइट कर लेना। अगर मान लिया ओनर को कई बार क्या होता है कि कंपनी से रुपया निकालना पड़ जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जो वो रुपया निकालता है उससे उसके जितनी उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में की थी, मैंने कैपिटल में करवा था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है, तो अगर मान लिया वो विड्रॉ करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी की थी उसमें से कम हो जाएगी, और पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स। ठीक है, तो 4 बेसिक टर्म मैंने और करवा दी हैं, 2 या 4 और हैं, वो करवा के फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपनी बेसिक टर्म है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? कोई भी पर्सन, मान लिया राम, श्याम या अदर एंटिटी, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी या फिर कोई फर्म हो, who owe to an enterprise। टू पे अंडरलाइन कर लेना। ओ का मतलब होता है ऋणी। टू एन एंटरप्राइज, जो ऋणी है एंटरप्राइज के प्रति। मान लिया किसी व्यक्ति ने या फिर अदर एंटिटी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन से माल लिया, गुड्स लिया या सर्विस ली क्रेडिट पे, उधार पे, तो हमारे लिए वो डेटर हो जाएगा। हमें उससे पैसे लेने हैं, जिस भी एंटरप्राइज को पैसे लेने हैं, ठीक है, तो टू पे क्लिक कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। पर्सन या अदर एंटिटी हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स, ठीक, या सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार पे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी? एसेट्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? डेटर्स का विपरीत, ठीक है। क्रेडिटर्स आर पर्सन या अदर एंटिटी हु हैव टू बी पेड बाय, बाय पे अंडरलाइन कर लेना, टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को जिसको रुपए देने हैं, मान लिया राम ने कोई हमें गुड्स बेचा या सर्विस दी, क्रेडिट पे दी, तो हमें उसको पैसे देने हैं, हम उसके लिए ऋणी हैं उसके प्रति, ठीक है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? हमारी
लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में है ना, डेटर्स हमारे हो जाएंगे एसेट्स में आ जाएंगे, और जो क्रेडिटर्स हैं वो लाइबिलिटी में आ जाएंगे। नेक्स्ट अपनी बेसिक टर्म है स्टॉक। स्टॉक का सिंपल है कि जो नहीं बिका, ठीक है। अगर मान लिया आप ट्रेडिंग कंसर्न आपकी बाय या सेल का है, तो जितना माल आपका गोडाउन में है तो वो आपका स्टॉक हो जाएगा क्लोजिंग डेट पे, मान लिया 31 मार्च पे, ठीक है। और जो मान लिया आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मान लिया आप गुड्स बनाते हो, तो आपके लिए रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड का और फिनिश्ड का वो स्टॉक जो नहीं बना है अभी तक, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये भी हमारी एसेट्स होती हैं। तो अपनी सारी बेसिक टर्म हो चुकी हैं, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिफरेंट रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के डिफरेंट रोल क्या क्या है। पहला क्या है, एज ए लैंग्वेज। किसी भी एंटरप्राइज की जो लैंग्वेज है वो अकाउंटिंग को माना जाता है। क्यों? क्योंकि एंटरप्राइज जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके पास खुद तो जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा एंटरप्राइज का, उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो खुद जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बोलेंगी। किसी भी अगर मान लिया आपको किसी भी कंपनी को जज करना, मान लिया ये बेस्ट कंपनी है या फिर खराब कंपनी है, तो उसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे ना उसके आपके पास, तभी तो आप उसको जज कर पाओगे। तो उसी तरीके से अगर मान लिया किसी भी एंटरप्राइज की जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो जाएंगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने क्लास 1 में भी करवाया था कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग क्या होती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट है करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, चेंज ऑफ वेल्थ ओवर टाइम। इसका क्या मतलब है, अगर मान लिया जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो हमारी इनकम को बताती है कि एक साल में इतनी हुई, दूसरे साल में इतनी हुई, तो उससे क्या है कि हम 5 या 10 साल बाद जो हमारी वेल्थ है उसमें कितना चेंज आता रहता है, वो सब कौन बताता है, अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटेंट और एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में लिंकेज का काम करती है। ये क्या कैसे करती है, अगर मान लिया जो अकाउंटेंट है वो अपनी फर्स्ट स्टेज में हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स करता है, और वो जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है वो चाहिए किसको होती है, एक्सटर्नल यूजर्स को, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स मैंने आपको बता दिए थे क्लास 1 में। तो उन दोनों के बीच में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक लिंकेज का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है कि एंटरप्राइज के बारे में बताते हैं कि ये कैसा चल रहा है, ठीक है, खराब है या अच्छा है, ठीक है। तो जो डिफरेंट रोल ऑफ अकाउंटिंग है ये 4 हैं। पहला एज ए लैंग्वेज, दूसरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी की साल दर साल कितना चेंज आया उसकी वेल्थ में, एंटरप्राइज की में, कौन बताता है, अकाउंटिंग। और अकाउंटेंट और एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में लिंकेज का काम करती है अकाउंटिंग। ओके, तो ये अपना टॉपिक इतना ही था। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का। तो जो अपनी अकाउंटिंग है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, देखिए अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, और खत्म कहां पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, जो अकाउंटिंग है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। मैंने क्लासेस पिछली 2 क्लासेस में क्या बताया था कि जो अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है इंटरेस्टेड यूजर्स को, सो दैट कि दे कैन मेक इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट है सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी यूजर्स जिसको डिसीजन लेना है वो किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही निर्भर करता है, उसको और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बता रखा है उन्हीं पे रिलाई करता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रेडिक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से पता चलता है एंटरप्राइज को प्रिडिक्ट कर सकता है, अनुमान लगा सकता है अमाउंट कितनी, टाइमिंग कब, और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता और पोटेंशियल कैश फ्लो कि कंपनी में कितना कैश का इनफ्लो है, कितना कैश का आउटफ्लो है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटीज, को हाईलाइट कर लेना, मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर यह पता चलता है कि जो हमारी कंपनी में, ठीक है, या हमारे एंटरप्राइज में, एंटिटी में रिसोर्सेज हैं उनको मैनेजमेंट इफेक्टिवली यूज कर रही है या नहीं कर रही। अगर मान लिया मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं,
आप रिलेट कर लेना। अगर मान लिया आपके घर पे सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और आपके घर पे जो बिजली का कनेक्शन है, तो अगर मान लिया आपको कपड़े धोने हैं, आप वॉशिंग मशीन चला रहे हो दिन में उस पे लाइट पे, ठीक है, बिजली पे, तो आपका बिल आएगा। लेकिन आपके जो रिसोर्सेज आपकी छत पे लगे हुए सोलर पैनल, आप उसका यूज कर ही नहीं रहे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए आप जो मीटर है अपना, ठीक है, उसको बंद कर सकते हो और जो सोलर पैनल है उसके आधार पे आप अपने कपड़े धो सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही कंपनी में भी रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। तो जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये बताएगी कि मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया है या नहीं किया। ओके, तो नेक्स्ट है अपना इसमें लास्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी। तो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें यह भी पता चलता है कि कहीं हम सोसाइटी को तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ये इंपॉर्टेंट है, एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके, ये 4 या 5 पॉइंट आप लिख सकते हो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आपकी। तो अपना ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, अपनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ। देख मैं जूम करवा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट अपनी, इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन, जो हमारी इंफॉर्मेशन होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में वो किस पे बेस होते हैं, इवेंट्स पे। कौन सी इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट्स मैंने करवाई थी आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेकंड है इंटरनल यूजर्स आर द डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको करवाए थे इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल कौन से होते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। थर्ड है ए डैश वुड मोस्ट लाइकली यूज एन एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द बिजनेस एंटिटी इज एलिजिबल फॉर लोन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन देखता है कि वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स या फिर बैंक। नेक्स्ट है द इंटरनेट हैज असिस्टेड इन डिक्रीजिंग द डैश इन इशूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू यूजर्स। जब मान लिया पहले के जमाने में, इंटरनेट से पहले क्या होता था, जब अकाउंटेंट इंटरनल वो क्या बोलते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करता था इंफॉर्मेशन, तो उसमें टाइम लग जाता था। तो इंटरनेट आने के बाद क्या होगा, ऑनलाइन कर देता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, टाइम गैप की कमी होगी। नेक्स्ट है द डैश यूजर्स आर ग्रुप आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी, का मतलब कौन से हो गए, एक्सटर्नल। इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट इफ इट इज, आपके ये आंसर गलत दिया हुआ, फ्री फ्रॉम बायस। इसको यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट कब मानी जाती है, मैंने आपको करवाई थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। रेलिवेंट मानी जाती है जब मान लिया इंफॉर्मेशन हमें टाइम पर अवेलेबल कराई दी जाए। तो रेलिवेंट, अगर यहाँ पर रेलिवेंट लिखेंगे तो आंसर आएगा अवेलेबल एट टाइम, और अगर यहाँ पर रिलायबल लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारा फ्री फ्रॉम बायस। ये एरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप देख लेना। रेलिवेंट अगर आएगा तो आंसर क्या आएगा, अवेलेबल एट टाइम, और अगर रिलायबल आएगा तो फिर ये आंसर ठीक हो जाएगा, फ्री फ्रॉम बायस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विद, अभी अभी करवाया था, अकाउंटिंग की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन से, और खत्म कहां पे होती है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग मेजर द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डैश यूनिट, किस टर्म में, मॉनेटरी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डिंग, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 हमारी होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड है, यू आर ए सीनियर अकाउंटेंट ऑफ रमोना एंटरप्राइज लिमिटेड, व्हाट 3 स्टेप्स would you take to make your company's financial statements understandable and decision useful। कौन से 3 स्टेप, 3 क्या हम 4 करवाएंगे, ठीक है, मैंने करवा दी है आपको। पहले क्या थी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकंड क्या था, रेलिवेंस, थर्ड क्या था, रिलायबिलिटी, और फोर्थ क्या था, कंपैरेटिबिलिटी। ओके, तो अपनी 2 अंडरस्टैंडिंग होगी, थर्ड पे चलते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड है, विच स्टेक होल्डर ग्रुप्स वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन, वैट और अदर टैक्स लाइबिलिटीज में कौन से होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर पे अवार्ड्स एंड बोनस डील्स, ठीक है, ये बोनस की स्पेलिंग ठीक कर लेना, BONUS आएगी। तो फॉर पे है, पे में कौन से इंटरेस्टेड रहेंगे, पे में कौन से इंटरेस्टेड रहेंगे, मैनेजमेंट, और अगर यहाँ रेशियो होता कौन रहते हैं, एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है एथिकल या इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज में कौन से है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है वेदर द फर्म हैज ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर, जिसने मान लिया पैसा दे रखा है वही तो इंटरेस्ट रखेगा कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, कि पैसे आ भी सकते हैं वापस या नहीं आ सकते। प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर परफॉर्मेंस में कौन ध्यान रखेगा, शेयर और सप्लायर्स।
नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग ए सर्विस और प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। ठीक है, कि फर्म की एबिलिटी है या नहीं है गुड्स और सर्विस देने की, कौन ध्यान रखेगा, कौन इंटरेस्ट रहेगा उसमें, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं। ओके, तो ये अपनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड होगी। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। नेक्स्ट अपनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फोर्थ। फोर्थ का फर्स्ट देखो, करेक्ट आंसर चूज करना में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन इनमें से कौन सी नहीं है। बोट फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए फर्नीचर लिया तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज 5,000, आपने सैलरी पे की एम्प्लॉयज को तो बिजनेस के लिए की। नेक्स्ट पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट से, ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, तो फोर्थ देखना ही नहीं। नेक्स्ट है दीप्ति वांट्स टू बाय बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे, दीप्ति एक बिल्डिंग परचेज करना चाहती है अपने बिजनेस के लिए आज, तो उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए रेलिवेंट हो जाएगी डिसीजन के लिए। पहला है सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड, सिमिलर बिजनेस। ओके, तो अपना यही हो जाएगा, नेक्स्ट आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलर बिजनेस में जो उसने बिल्डिंग एक्वायर की थी। नेक्स्ट है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के स्टेप्स कौन से हैं। आइडेंटिफिकेशन बताया था, क्लासिफाइंग बताया था, समराइजिंग बताया था और बाद में उसको कम्युनिकेट, तो लास्ट स्टेप कौन सा हो गया, कम्युनिकेशन का। ओके, सी। नेक्स्ट है विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी चार हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड कंपैरेटिबिलिटी। तो क्या पूछ रहा है, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। ओके, तो क्लियरली प्रेजेंटेड का मतलब है कि सेम सेंस में, जैसे मैंने आपको गोलो मोलो का एग्जांपल दिया था सेंडर और रिसीवर का, तो क्लियरली प्रेजेंट में कौन सा आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। रेलेवेंस में कौन सा होता है, टाइम पे अवेलेबल हो जाते हैं तब। कंपैरेटिबिलिटी में जब कंपैरेबल हो सेम पीरियड में। और रिलायबिलिटी में क्या था, फ्री फ्रॉम बायस और एरर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। प्रमोट किसको प्रमोट करते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैंने बताया था कंपैरेटिबिलिटी में हाईलाइट भी करवा था कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट को। ओके, तो ये अपना टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फोर्थ कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फिफ्थ है। ठीक है, इसका पूरा क्रक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये किसने स्टार्ट किया, मिस्टर सनराइज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया स्टेशनरी का 5 लाख रुपए से। फर्नीचर उसने लिया 1 लाख रुपए का और स्टेशनरी आइटम ली 2 लाख रुपए की, जिसमें से 1.5 लाख रुपए का माल उसने बेच दिया कैश में और 1 लाख का माल बेच दिया रवि को उधार में। ओके, नेक्स्ट है सैलरी उसने 5,000 रुपए की क्लर्क को और एक अदर स्टेशनरी आइटम 1.5 लाख की मिस्टर पी से परचेज की। उसके कंपनी में फायर लग गई, 30,000 रुपए का नुकसान हो गया वहां पे। और एक मशीनरी उसने परचेज की थी 40,000 रुपए की, वो उसने 45,000 रुपए की बेच दी। तो इसमें आप एक चीज देखो, मैंने आपको करवाया था कि गुड्स, अब ये जो मिस्टर सनराइज है ये स्टेशनरी का काम करता है, तो स्टेशनरी इसके लिए क्या होगी, गुड्स। ओके, अब देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस, कितने रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 लाख रुपए से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स ही बॉट, उसने कौन सी फिक्स्ड एसेट्स बॉट की हैं, फर्नीचर। ओके, 1 लाख रुपए से। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड, स्टेशनरी में बाय और सेल करता है तो उसके लिए क्या होगी, गुड्स। आज ही करवाया था मैंने बेसिक टर्म्स में, तो 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू देम। ओके, क्रेडिटर में मैंने क्या करवा था, जिसको हमें पैसे देने हैं। ये देखो इसने माल परचेज किया था स्टेशनरी का 1.5 लाख रुपए, किससे, फ्रॉम मिस्टर पीस। तो हमारा क्रेडिटर कौन सा हो गया, जिसको हमें पैसे देने हैं, मिस्टर पीस। कितने, 1.5 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है, सैलरी 5,000 रुपए क्लर्क की। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द गेन, गेन की डेफिनेशन में मैंने क्या करवा था, जो इंसिडेंटल है उसको हाईलाइट भी करवा था, इंसिडेंटल टू द बिजनेस। इंसिडेंटल क्या इसमें, मशीनरी जो उसने 40,000 रुपए की थी और 45,000 रुपए की बेची, तो कितना गेन हुआ, 5,000 रुपए का। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉस इनकर्ड, लॉस क्या हुआ, आग लग गई, 30,000 रुपए का गुड्स उसमें खराब हो गया, जल गया। नेक्स्ट है हु इज द डेटर, डेटर क्या बताया था मैंने, आप आज ही करवा था बेसिक टर्म में, जिससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, किससे लेने हैं, जिसको हमने उधार पे बेचा, किसको, रवि को। कितने का, 1 लाख रुपए से। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, एक्सपेंस एंड लॉस, तो एक्सपेंस था 5,000 रुपए अपना सैलरी का, और ये तो हो गया अपना एक्सपेंस, और लॉस कितना हुआ, 30,000 रुपए का आग से, तो 30 और 5 35। नेक्स्ट है डिटरमाइन करना कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है। सेल, सेल क्या बताया था, रेवेन्यू।
डेटर्स क्या बताए थे, आज ही बताए थे, एसेट्स। क्रेडिटर्स क्या बताए थे, लाइबिलिटीज। सैलरी टू मैनेजर, एक्सपेंस। डिस्काउंट टू डेटर्स, एक्सपेंस। ड्रॉइंग बाय द ओनर्स, लाइबिलिटीज। ओके, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देती है। आज ही बताता, ड्रॉइंग मनी विड्रॉ कर लेता है, गुड्स विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो ये अपनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फिफ्थ होगी। तो अपनी सारी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग होगी। छोटा सा टॉपिक है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच होती है, 3। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको आज ये जो फर्स्ट लेक्चर है पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ठीक है, बैलेंस शीट का एनालाइज करना, ये कौन सी में आ जाएंगी, फाइनेंशियल। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, अगर मान लिया कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर कितना एक्सपेंस हुआ उसका एनालिसिस करना। ओके, इसमें मैं लिख देता हूं एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। प्राइसिंग डिसीजन में ये हेल्प करता है। अगर मान लिया ये मार्कर है, मान लिया क्या है, अगर इसकी कॉस्ट मान लिया 5 रुपए आई तो हमें जो मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि इसका जो प्राइस है, ठीक है, मार्केट में कितने रुपए में बेचना है, तो डिसाइड हो जाएगा। तो किसकी मदद से, जो हमारा कॉस्ट इनकर हुई इस पे उसको एनालिसिस कर लेंगे हम। तो ये किस में आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेस बनाएगी। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग को, उसके बाद क्या करेंगे, डिसीजन, और डिसीजन के बाद एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, बजटिंग में जैसे सरकार करती है, हर साल बजट पेश करती है, तो पिछले साल वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा कलेक्ट करती है और उसके आधार पे बजट तैयार करती है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक रह गया था अपना। इसमें सारा टॉपिक कवर कर दिए हैं मैंने, जितने भी थे। लॉन्ग और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करवा दिए हैं मैंने। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है उसके लिए आपको उनके आंसर चेक करने पड़ेंगे। आपके पास बुक्स हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं बार बार बता चुका हूं। जो चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल चैप्टर था, पूरा बेस था, और जो सेकंड चैप्टर है वो भी पूरा थ्योरेटिकल है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये अपना चैप्टर 1 यहीं तक था। आप बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपका रेज हो तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए। और अकाउंटिंग और बिजनेस की जो क्लासेज है मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब। ओके, तो वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।